So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video tutorial segment of concept of the day. So guys, पिछली बार हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे वो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स का था. So guys, earlier we discussed about the real power transfer in a transmission line. सो गाइस, उसका सेकेंड पार्ट जो था वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस. दिस वाज द क्वेश्चन. इफ ए लाइन इज कंसिडर्ड विथ नेग्लिजिबल पावर लॉसेस देन द रिएक्टिव पावर ट्रांसमिटेड is proportional to receiving end voltage, whether it is true or false. So guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो हम इसका आंसर फिर से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो यहां पर देखिए रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला जो होता है, रिएक्टिव पावर फ्लो इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय पावर, रिएक्टिव पावर इक्वल टू Vs या Vr, जो भी वोल्टेज यहां पर बड़ा होगा उसको यहां पर लिखा जाएगा, अपॉन X, दैट इज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, इनटू डेल V, एंड दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस Vs माइनस Vr और Vr minus Vs into cos delta. So this is the formula guys, very important formula. And points to be noted, यहां पर देखिए बहुत ही important points हैं. सबसे पहले the above relation shows that the reactive power is directly proportional to the magnitude of voltage drop in the line. So guys, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिएक्टिव पावर है, जो रिएक्टिव पावर फ्लो होगा वहां पर वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, और जो कि डेल वी है गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तभी जब व्हेनेवर देयर विल बी ए वोल्टेज डिफरेंस, the magnitude difference of voltage between two buses, then the reactive power flows. This is the important point. Then next point देखिए, so voltage control and reactive power control is interrelated guys, इसीलिए voltage control और reactive power control आपस में related हैं. और थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हैं, द वोल्टेज एट कंज्यूमर टर्मिनल मस्ट बी मेंटेन कांस्टेंट irrespective of the type and magnitude of the load. So guys, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे या कंज्यूमर एंड पे वोल्टेज आता है वह कांस्टेंट होना चाहिए हर समय, एट ऑल टाइम्स. So guys, to the fact that system is supplied, so the maintenance of constant voltage is complicated, और जो कि काफी complicated procedure है, tedious task है guys. Problem due to the fact that the system is supplied from many sources, क्योंकि सिस्टम, पावर सिस्टम में गाइस, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में रेजिस्टिव लोड्स हैं, इंडक्टिव लोड्स हैं, कैपेसिटिव लोड्स हैं, नॉन लीनियर लोड्स हैं. सो गाइस, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, और इसीलिए रिएक्टिव पावर इंट्रोड्यूस होता है पावर सिस्टम में. और एज वेल एज जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन का, वह भी रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं. So guys, in order to maintain the constant voltage all time, it is necessary to maintain the balance of reactive power in the system. और इसीलिए रिएक्टिव पावर को हमेशा सिस्टम में बैलेंस किया जाना चाहिए. So guys, reactive power generation should be exactly equal to the reactive power absorbed और कंज्यूम. सो गाइस, अगर कोई भी मिसमैच होता है रिएक्टिव पावर जनरेशन और कंजम्पशन में, तो यह वोल्टेज पर सीधा बुरा प्रभाव डालता है गाइस. एनी मिसमैच ऑफ द रिएक्टिव पावर बैलेंस अफेक्ट्स द बस वोल्टेज magnitude without much affecting the system frequency. This is very important concept. So next slide देखिए guys, this is the reactive power flow in a transmission line, flow of reactive power. तो आप देख सकते हैं guys, this is the formula. Reactive power flow in a transmission line is equal to Vs, and that is sending end voltage, you can see here delta V, and that is the difference between bus voltages Vs and Vr, and X is the reactance of transmission line or line impedance between buses,
एंड डेल्टा इज द फेज एंगल बिटवीन VS एंड VR आप यहां पर देख सकते हैं, और डेल्टा V जो है गाइस वो डिफरेंस है, और Q रिएक्टिव पावर इन मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सो यहां पर गाइस यह रिएक्टिव पावर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है द मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू बसेस। So moving into next slide, reactive power flow of so VAR, बहुत ही important point आप यहाँ पर देख सकते हैं, VAR flow only if there is difference in bus voltage potential। तो जब कभी भी दो बस के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, तभी ये रिएक्टिव पावर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होगा। And second sentence, VAR flow downhill from a higher per unit value to a lower per unit value of voltage. As you can see over, this is we already discussed, and the reactive power, this is the formula we discussed. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं this sentence, increasing the voltage magnitude at sending end increases the reactive power flow toward the receiving end. सो गाइज अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग एंड सब स्टेशन या एंड सेंडिंग एंड पर इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्टिव पावर फ्लो बढ़ता है रिसीविंग एंड की तरफ। फिर आप देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस, इंक्रीजिंग द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट रिसीविंग एंड डिक्रीजेस द रिएक्टिव पावर फ्लो टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। सो गाइज देयर मस्ट बी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बसेस। Increasing the path impedance between the two buses decreases the reactive power flow towards the receiving end. So guys, अगर आपने impedance बढ़ाया हुआ है लाइन का, तो टू बसेस के बीच में रिएक्टिव पावर फ्लो का जो फ्लो है वह कम होगा रिसीविंग एंड की तरफ। सो गाइज आप देख सकते हैं यहां पर इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम वेयर मैग्नीट्यूड इज शोन, मैग्नीट्यूड ऑफ बस वोल्टेजेस आर शोन, एंड एट राइट साइड द two buses are shown, this is the bus A and this is the bus B। so guys यहां पर आपको बताना है कि अगर मान लीजिए पहला कंडीशन, ये फर्स्ट केस है कि वोल्टेजेस आर इन फेज, मान लीजिए कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, जैसा कि ये दिखाया गया है गाइस, EA और EB के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस A का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा है बस B के मैग्नीट्यूड से, तब क्या कंडीशंस होंगी। तो गाइस यहां पर आप जानते हैं कोई भी एक्टिव पावर फ्लो नहीं होगा, नो फेज एंगल डिफरेंस, क्योंकि कोई भी एंगल फेज एंगल डिफरेंस नहीं है इन दोनों वोल्टेजेस के बीच में। आप देख सकते हैं बोथ आर इन सेम फेज, सो नो एक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम बस A टू B और B टू A, बट रिएक्टिव पावर फ्लो होता है, देयर विल बी VAR फ्लो फ्रॉम बस A टू B, क्योंकि बस A का मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा है B से, इसीलिए A से B की तरफ यह आंसर होगा गाइस, A से B की तरफ रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। देन कॉन्सेंट्रेट इन सेकंड क्वेश्चन गाइस, वोल्टेजेस, ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर भी फेज जो है वो सेम है दोनों का, आप देख सकते हैं EA वोल्टेज है और EB सेकेंड बस का सेकेंड एंड का वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड है, जबकि फेज डिफरेंस 0 है यहां दोनों के बीच में, इसलिए फिर से एक्टिव पावर फ्लो नहीं होगा गाइस। सो नो मेगावाट फ्लो, नो एक्टिव पावर फ्लो, नो फेज एंगल बिकॉज नो फेज एंगल डिफरेंस, बट यहां पर दिया गया है कि बस B का वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बस A वोल्टेज। सो दिस टाइम रिएक्टिव पावर फ्लोज, यू कैन सी हियर द रिएक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम B to A, दिस इज द डायरेक्शन। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यहां पर आप देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस दिया गया है, देयर आर सम फेज डिफरेंस, सो EA इज लीडिंग, एज यू कैन सी ओवर हियर गाइज, यहां पर आप देख सकते हैं कि A जो है वो लीडिंग वोल्टेज है, इसका फेज डिफरेंस ऊपर है और EB का फेज डिफरेंस नीचे है, आप देख सकते हैं यहां पर। इसका मतलब यहां पर एक्टिव पावर फ्लो होगा,
और कहां से कहां होगा? तो गाइस ए से बी की तरफ एक्टिव पावर फ्लो होगा, क्योंकि जो फेज एंगल है EA का बड़ा है। द फेज डिफरेंस ऑफ EA बस A is greater than the phase angle of bus B and VARs flow from bus A to B। और आप देख सकते हैं कि यहां पर मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया हुआ है। As you can see, bus A voltage is greater than the bus B voltage। So guys, reactive power भी flow होगा बस A से B के तरफ। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वोल्टेजेस आर नॉट इन फेज। आप यहां पर देख सकते हैं कि बी का फेज बड़ा है यहां पर ए के फेज से, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक्टिव पावर फ्लो होगा बी से ए की तरफ, जैसा कि आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं एज यू कैन सी ओवर हियर। और यहां पर मैग्नीट्यूड बस ए का वोल्टेज का ज्यादा है बस बी के वोल्टेज के कंपैरिजन में। सो गाइस रिएक्टिव पावर फ्लो होगा ए से बी के तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आप देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए ये वाला ये क्वेश्चन देखिए, EA का जो है ये लीडिंग वोल्टेज है यहां पर EB से, तो डेफिनेटली यहां पर A से B के तरफ एक्टिव पावर फ्लो होगा। और रिएक्टिव पावर फ्लो दिया गया है बस B का वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब B से A की तरफ रिएक्टिव पावर फ्लो होगा। फिर आप देख सकते हैं गाइज यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में EB का फेज ज्यादा है, इसलिए रिएक्टिव पावर फ्लो होगा बस A वोल्टेज इज लैगिंग, A का वोल्टेज पीछे है, B का वोल्टेज का एंगल ज्यादा है, और इसीलिए एक्टिव पावर भी इधर ट्रांसफर होगा B से A की तरफ। और बस B का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिया हुआ है बस A के वोल्टेज से। सो गाइस रिएक्टिव पावर भी B से A की तरफ फ्लो होगा। सो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल इसी रिएक्टिव पावर फ्लो के बारे में जो बताया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ओवर हियर, बस A voltage has a voltage of 234 kilovolt at an angle of -18 degrees, and bus B voltage is 239 kilovolt at an angle of -25 degrees. So if the impedance of the transmission path is 45 ohm, what is the reactive power flow between the buses and in what direction is the reactive power flowing? So guys आपको पता है फॉर्मूला होता है reactive power flow equal to VA into delta V upon X into cos delta। सो यहां पर गाइस जो बड़ा वोल्टेज होता है उस वाली वैल्यू को रखा जाता है, जैसा कि यहां पर बस बी का वोल्टेज देखिए 239 kV है, तो 239 kV को यहां पर रखा गया। फिर डिफरेंस लिया जाएगा डेल्टा वी, 239 माइनस बस ए का वोल्टेज देखिए 234 kV। सो देयर विल बी डिफरेंस 239 माइनस 234 डिवाइडेड बाय एक्स, एंड दैट इज द रिएक्टेंस और इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन पाथ इज 45 ओम इनटू कॉस एंगल ऑफ सेकेंड लाइन जो है वो पहले लिया जाएगा -25 डिग्री। आप देखिए -25 को पहले रखा जाएगा, माइनस बस ए का जो फेज एंगल है -18 डिग्री उसको बाद में रखा जाएगा, एंड माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। सो गाइस बट दिस इज द नेगेटिव, सो -25 प्लस 18 डिग्री, सो इट बिकम्स 26.4 मेगावोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है गाइस। सो फ्लो इज फ्रॉम बस बी टू बस ए। तो यहां पर जो क्योंकि बी का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, इसलिए गाइस बस बी से ए की तरफ ट्रांसफर होगा जो रिएक्टिव पावर फ्लो है। फिर आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख सकते हैं गाइस, यहां पर भी बस ए का वोल्टेज दिया हुआ है 547 kV, एंगल है -15 डिग्रीज विथ ए पावर फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन 0.78। बस बी का वोल्टेज दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन 544 किलोवोल्ट एट एन एंगल -18 डिग्री with a power factor of 0.81 and total impedance of the transmission path is 86 ohm. So guys यहाँ पर आप देख सकते हैं the reactive power flow is equal to VA into delta V upon X into cos delta. So guys we will put the value of voltage which is greater. So greater value 547 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर this is the 547 kV. So we will put the value of bus A voltage 547 kV. Then the difference voltage drop between two buses 547 minus 544 divided by the difference, divided by the reactance or impedance 86
इनटू कॉस आप देख सकते हैं जो ग्रेटर वोल्टेज था वही एंगल आएगा पहले -15 minus 18 degrees, so it becomes 19.07. And guys, the reactive power flow is from bus A to bus B, so this is very important question. So guys, that's it for today, and we will meet in our new video tutorial segment of concept of the day very soon. So till then, goodbye guys.